नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वाटर के जो रूट्स का मेन उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स और कहीं कहीं टर्सरी रूट्स भी होती हैं। ये तीन प्रकार का रूट सिस्टम होता है। तो प्राइमरी रूट का जो मेन काम होता है वो स्पोर्ट का होता है। सेकेंडरी की ब्रांचेज होती हैं जो टर्सरी में जाती हैं और इनके अंदर से रूट हेयर्स निकलते हैं और वो रूट हेयर्स जो होते हैं इनके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्यों होता है कि जो रूट के हेयर्स वो पेक्टिक सब्सटेंसेस से बने होते हैं और पेक्टिक सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी और फिलिक का मतलब इन लव, यानी जो पानी के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन रखते हैं। वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं या वाटर लविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो फिलिक का मतलब हो किसी चीज को लव करना, प्रेम करना। वाटर के साथ अट्रैक्टिव होती है, लविंग नेचर की होती है, इसलिए ये रूट हेयर्स ज्यादा मॉइस्चर को रिटेन करती हैं, गेन करती हैं, हार्वेस्ट करती हैं रूट से। और जब ये रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे आयंस के रूप में, एनायन, कैटायन, सब इस मैकेनिज्म से प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचती हैं। तो ये मैकेनिज्म कौन से हैं? इसमें पहला है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव का मतलब हम भी घरों में देखते हैं। एक्टिव किसे कहते हैं? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और ऊर्जा कब लगती है? जब ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्लांट जब करेगा जब प्लांट वाटर को हार्वेस्ट करने के कैपेबल नहीं रहेगा या वाटर की स्कैरिसिटी रहेगी, वाटर की टेंशन रहेगी, वाटर लोअर क्वांटिटी में सॉइल के अंदर अवेलेबल रहेगा तब। तो इसका मतलब वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन अमूमन चीज कैसे मूव करती है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो अगर वाटर का मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन होगा, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल होगा, अगेंस्ट ऑस्मोटिक पोटेंशियल रहेगा, तो इसका मतलब वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और इसके अंदर एक्टिव एनर्जी के अंदर जब ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें एटीपी इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? प्लांट को गर्मी लगेगी, सनलाइट ज्यादा रहेंगी, हीट होगी, तो हीट से लड़ने के लिए प्लांट अपने अंदर से वाटर के वेपर्स को बाहर छोड़ेगा। और वाटर के वेपर्स कब बनेंगे? जब उसके अंदर वाटर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा। तो प्लांट क्या करता है? जब रैपिड ट्रांसपिरेशन पुल करता है, रैपिड ट्रांसपिरेशन करता है, तो उस रैपिड ट्रांसपिरेशन से ट्रांसपिरेशन पुल एक्सर्ट होता है और वो टेंशन क्रिएट करता है जाइलम वेसल्स में। और जब वो जाइलम वेसल्स में टेंशन क्रिएट होती है तो वाटर का मूवमेंट होता है। अब ये स्टोमेटा लगा लो, यहाँ स्टोमेटा ये ओपन होंगे, गर्मी होगी तो ये जब ओपन होगी तो इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। उसके बाद ये इसके साथ जुड़ते और ये हमारी जाइलम वेसल्स हैं। तो ये इसके अंदर टेंशन क्रिएट करेंगे, एक पत्ता दूसरा पत्ता ऐसे ऐसे पूरे ब्रांच का इकट्ठा होकर बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन पुल इकट्ठा हो जाता है। तो इन वाल्व्स को ओपन कर देते हैं। ये जब इस वाल्व से ओपन करेगा तो इसका वाटर इसकी तरफ, इसका वाटर इसमें, इसका वाटर इसमें, इसका वाटर इसमें, इस प्रकार ये वाटर मूवमेंट की चेन बनती है। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। और ये एनर्जी को इन्वॉल्व नहीं करता, इसलिए इसका नाम है पैसिव एब्जॉर्प्शन। और देखो जो जाइलम वेसल्स होती हैं इसमें जो वाल्व्स होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं ताकि जैसे ही वाटर मूव हो ये बंद हो जाए। अगर ये उल्टा मूवमेंट होता, अगर इस तरह की वाल्व बनी होती जाइलम वेसल में, तो जैसे ये ऊपर टेंशन क्रिएट होती तो वाटर को मूव ऊपर करना था, लेकिन ये वाल्व खुलेगी तो नीचे चला जाएगा। इसलिए प्रकृति ने अपने आप इतना बढ़िया मैनेजमेंट कर रखा है उसकी मॉर्फोलॉजी में और उसकी फिजियोलॉजी में कि प्लांट को किसी प्रकार की अलग से दिक्कत क्रिएट नहीं होती। इसे जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ये उसी से बनती है। अब ये पैसिव मूवमेंट भी दो तरह के से होता है, एक तो एपोप्लास्टिक, एक सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। एपोप्लास्टिक मूवमेंट में क्या होगा? सेल वॉल और इंटरसेलुलर प्लेसेस के बीच में होगा। ये सेल्स हैं, वाटर का मूवमेंट इन सेल के थ्रू हो या इस इंट्रासेलुलर स्पेसेस के थ्रू हो, तो ये मूवमेंट क्या कहलाता है? एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहलाता है। दूसरा है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। सिम्प्लास्टिक का मतलब जिसमें लिविंग टिश्यू इन्वॉल्व हो, तो वो किसके थ्रू होता है? मेनली प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है।
तो ऐसा मूवमेंट जिसमें लिविंग टिश्यू इन्वॉल्व हो उसे सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। और ये जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है ये भी कैस्पियन ट्यूब से और जो सेल वॉल्स के और इंटरसेलुलर स्पेसिस से भी जो वाटर का मूवमेंट होता है जो जाइलम वेसल्स के थ्रू आगे ऊपर जाएगा उसे भी कैस्पियन स्ट्रिप के द्वारा इस सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में गुजरना पड़ता है। तो ये मूवमेंट दोनों तरीके से आया। अब इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं। अब एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। तो ये हम सबको पता है ये सेल वॉल है और हमने अभी पढ़ा कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट कौन सा होता है जो सेल वॉल के थ्रू या इंटरसेलुलर स्पेसेज के पास हो। तो इंटरसेलुलर स्पेसेज इन दो सेल के बीच का जो स्पेस रहेगा, यानी एक लाइन इसके ऊपर होगी या एक लाइन इसके नीचे, समझ लो इस प्रकार दूसरे सेल की लेयर होगी, या तो वाटर यहाँ से मूव करे या इस सेल वॉल के थ्रू मूव करे, तो वो क्या कहलाएगा एपोप्लास्टिक मूवमेंट। अब कि ये कैसे घूमेगा, ये एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में देखो ये ऐसे वाटर मूव करेगा ऐसे। इस प्रकार के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहते हैं। या इन दो सेल के बीच के स्पेस में जाएगा, ये कौन सा रहेगा, एपोप्लास्टिक मूवमेंट। अब सिम्प्लास्टिक कौन सा हुआ, जो इसके अंदर आएगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा इनके थ्रू अंदर जाएगा और ये न्यूक्लियस है इसके बीच से ये वाटर ऐसे मूव करे, यहाँ से ऐसे मूव करे, तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, सिम्प्लास्टिक, क्योंकि इसमें सेलुलर स्पेस, जिंदा वाला स्पेस इन्वॉल्व है। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं जो हमने पढ़ा था सिम्प्लास्टिक में, प्लाज्मोडेस्माटा। तेरी आंखें बोलती बहुत हैं, मैं इसलिए चुप हूँ, समझ लूँ इनकी सारी बातें, मैं इसलिए चुप हूँ। शिकायतें बहुत हैं तेरी नज़रों के दरमियाँ, पहले जवाब ढूंढ लूँ, मैं इसलिए चुप हूँ। तेरे चेहरे की चकाचौंध से, तेरे चेहरे की चकाचौंध से रोशन है आलम, मैं घर में अंधेरा तो कर लूँ, इसलिए चुप हूँ। दिल भी जाएगा और इल्ज़ाम हमें पे आना है, ये बात मैं दिल को समझा लूँ, इसलिए चुप हूँ। दुनिया तकती ना रहे मेरे घर की दरो दीवार, तुझे बाहों में भर लूँ, मैं इसलिए चुप हूँ। तुझे मालूम है माही तेरे लिए जन्नत है मेरे पास, ये बात मैं तेरे मुंह से सुन लूँ, इसलिए चुप हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन का टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम एग्रीकल्चर का कोई और एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।